नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे ग्रेटर नोएडा के बारे में और ग्रेटर नोएडा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। सर, जिस तरीके से आपका ये जो संगठन है जो आपने स्टार्ट किया है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? अब देखिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध ज़िले में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उतना ही उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी यहाँ कुछ संगठन चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा संगठन बना है उसका मेन मोटिव इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ मतलब इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस, इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट, ये सभी है। तो हमारा जो मोटिव है वो है कि इंडस्ट्रीज़ को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिज़नेस मिले उनको। आज के टाइम में नोएडा के अंदर जो मैक्सिमम बिज़नेस हो रहा है वो रिलेशन बेस्ड हो रहा है। रिलेशंस हैं तो आपको बिज़नेस है, रिलेशन नहीं है तो बिज़नेस नहीं है। तो वहाँ से बाहर निकले हम लोग। आज के टाइम में आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाएं, जो कि हमारे जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए इतना आसान नहीं है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदे हायर नहीं कर सकते जी। तो हम अपने मेंबर्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे फैसिलिटी, जिससे कि वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा सकें और अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकें। दूसरा है फंडिंग। एमएसएमई सेक्टर को फंडिंग के इश्यूज़ रहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारे लेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिससे कि हमारे मेंबर्स को इजीली लोन अवेलेबल हो सके आसान शर्तों के साथ, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा है हमारा रिसोर्सेज मतलब मैन पावर, स्टाफ। आज के टाइम में स्किल की बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, स्किल की बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने एकेडमिया के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, जिससे कि आज के टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको हम इंडस्ट्रीज़ में लाएं, दिखाएं इंडस्ट्री होती क्या है, और पढ़ने के साथ साथ उनको पता लगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जिससे वो जब बाहर निकलें तो वो हमारे लिए एटलीस्ट फ्रेशर ना रहें, कुछ सीख के आए हों, जिससे आउटपुट जल्दी दें। और उनको भी फ़ायदा है कि उनको ईजीली काम मिलेगा, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी। साथ में ऑब्वियसली हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सारी संस्थाएं इसके लिए ऑलरेडी काम कर रही हैं, सरकार भी इसके पीछे काम करना चाहती है और इसको कराना चाहती है, लेकिन शायद लोकल स्तर पे, लोकल प्रशासन के स्तर पे इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी संस्था का भी फोकस यही है कि जो बिजली की हालत है, एनजीटी ने बोल दिया है कि आप जनरेटर नहीं चलाओगे, एनपीसीएल है कि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों ही तरफ से मरेगा कौन? इंडस्ट्री वाला। जैसे दूसरे उसमें जाएंगे, एनजीटी ने बोला है कि आप पानी नहीं निकाल सकते फैक्ट्री के अंदर से, लेकिन जो यूपीएसआईडीसी है, पानी के कनेक्शन नहीं है। इंडस्ट्री क्या करेगी? बिना पानी के कैसे सर्वाइव करेगी? शायद ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित हैं, और यहाँ पे इन मुद्दों को हमारी संस्था बड़े से बड़े लेवल पे हाईलाइट करेगी और प्रयास करेगी कि इन मुद्दों का परमानेंट सॉल्यूशन हो पाए। जी, जैसे कि आपने काफ़ी सारे मुद्दे रखे, और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक शुरुआत की थी आत्मनिर्भर भारत बनाने की, लेकिन उस केस में आत्मनिर्भर भारत जो बनाने के लिए कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो आप उस दिशा में आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो हमारे देश का युवा है वो उस आत्मनिर्भर बन सके? देखिए, आज के समय में कंपटीशन का ज़माना है जी। और हमारे देश में भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कोरोना के बाद से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा काम भी है, लेकिन वहाँ पे विदेशी कंपनियाँ होने के कारण हम बिज़नेस नहीं ले पा रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मोबाइल सेक्टर के अंदर में आप अगर देखेंगे तो हमारा 80% मार्केट शेयर विदेशी कंपनियों के हाथ में है, जिसमें सैमसंग है, ओप्पो है, एमआई है, वीवो है और आईटेल या दूसरी कंपनीज हैं। ऑलमोस्ट 80 मोर देन 80% बिजनेस विदेशों के हाथ में, जो कि अपने यहाँ के जितने उसमें कंपोनेंट लगते हैं वो सब भी अपने देश की ओरिजिन कंपनियों से या तो वहाँ से लाने की कोशिश करते हैं, या यहाँ पे उनको बुला लिया है कि उनको आप काम दो। तो हमारे इंडियंस को क्या हो रहा है, हम एंटरप्रेन्योर्स बनने की जगह पे एम्प्लॉई बन रहे हैं।
वो हमें काम तो दे रहे हैं। अगर ओप्पो, वीवो, इन्होंने सबने एक फैक्ट्री लगाई है तो वो आपको 2000 आदमियों को, 3000 आदमियों को नौकरी तो देगा, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप खत्म कर देगा, क्योंकि जो वो आइटम उनके यहाँ लग रहे हैं उसको जो हमारे इंडियंस बना रहे हैं वो उनसे लेने को तैयार नहीं है। मार्केट शेयर उनके पास है तो बाकी को काम मिलेगा नहीं। इंडियन कंपनीज के पास उतना मार्केट ही नहीं है कि वो उनको उतना काम दे पाएँ। जब तक उनके पास क्वांटिटी नहीं होगी, वॉल्यूम नहीं होगा, वो कॉस्ट कंपीट नहीं कर सकते उन लोगों के साथ। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके अंदर हमारे एंटरप्रेन्योर्स दब गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ और गवर्नमेंट से आज भी बोलता हूँ कि जो हम विदेशी कंपनियों को यहाँ पे एफडीआई के थ्रू लेके आ रहे हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि एटलीस्ट 50% कंपोनेंट वो इंडियन बेस्ड कंपनी से ले, या तो वो प्योर इंडियन हो या एटलीस्ट इंडियन जॉइंट वेंचर हो। ऐसा ना हो कि वो विदेशी कंपनियाँ आए यहाँ पे, वही अपना सप्लायर, वही अपना कस्टमर, सब कुछ वही, और हम कंज्यूमर, हम उनको पैसा तो दे रहे हैं लेकिन वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप खत्म कर रहे हैं। तो उस केस में आत्मनिर्भर बनना शायद हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और या फिर बाकी इंडस्ट्रीज़ को मिलके ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग बढ़ सकें? और जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले तो सरकार को कुछ ज़रूरती कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं कि सबसे पहले लिमिटेशंस डिफाइन हो विदेशी कंपनियों के साथ, कि वो कंडीशंस के साथ आएँ कि आप ये कंडीशन एटलीस्ट रहेंगे जिससे कि हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ख़त्म ना हो। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे हर छोटे एमएसएमई के लिए विदेश में जाके टेक्नोलॉजी को लाना उतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट कुछ टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जो वर्टिकल वाइज हो। सपोज आप मोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर्स है, तो जो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके टेक्नोलॉजी सेंटर जिलों में स्थापित करें, जहां पे उस पर्टिकुलर सेक्टर के बंदे जाके और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कभी देख सकें। एक्सपो की तरह नहीं, क्योंकि एक्सपो कुछ दिन के लिए लगता है और उसमें इतनी भीड़, सब कुछ आपको पता ही नहीं लगता। आप ऐसे टेक्नोलॉजी आप सेंटर्स अपग्रेड कीजिए, यहाँ पे स्थापित कीजिए, उसके अंदर हम कभी भी जाएं। अगर मुझे आज किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो मैं उसके लिए पुराने टाइम की मशीनों पे ना जाऊं, मैं पहले उस टेक्नोलॉजी सेंटर को जाऊं, वहां जाके देखूं कि इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में चल रही है लेटेस्ट, चाहे वो वर्चुअली हो, उसको फिर मैं अपने आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं। तभी मैं क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी को मैच कर सकता हूं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए ये दोनों चीज़ें जो मेरी सोच है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। अभी हम ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा की हम बात करना चाहेंगे पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि और आपका क्या सजेशन है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, कि मतलब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है और तेज़ी से बढ़ सके? देखिए, यहाँ गौतम बुद्ध जिले के अंदर 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्लॉट आवंटित हैं। एक हमारा यूपीएसआईडीसी जो यूपी सीडा है, दूसरा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी। मेजरली ये 3 टाइप के इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। इसमें तीनों टाइप के इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पर भी हॉस्टल जैसी चीज़ नहीं है जो कि छोटे सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके रहने के लिए हो। आज के टाइम में क्या लिमिटेशंस हैं कि एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कहीं जाके रहना, दूर रहना पड़ रहा है। वो आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, कल दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मतलब एक जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं उनको एक कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है एम्प्लॉयज़ के अंदर में। अगर आप इंडस्ट्रियल में पार्क के पास में एक हॉस्टल बनाएं जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को 3 कमरे 4 कमरे जैसी जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से अलॉट कर दें, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट रख सके। उनका आप किराया लीजिए जिससे कि वो वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे, उनको वहाँ पे खाना मिले, उनको वहाँ रहने की जगह मिले। एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, प्लॉट्स। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हमेशा कहते आए हैं कि इंडस्ट्रीज़ को प्लॉट रियायत दरों पे मिलना चाहिए, आप उसको कॉस्ट सेंटर ना बनाएं। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ में जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है वो किराए पे है और जो इन्वेस्टर है वो किराया ले रहा है। कैसी विडंबना है। आप उनको ज़मीन उनको दीजिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं आप उनको ज़मीन दीजिए। आप तो बेच रहे हैं इसको। तो मुझे लगता है कि शायद एक ये ऐसा स्टेप है कि किराए पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एटलीस्ट रियायती दरों पे ज़मीन प्रोवाइड कराना शुरू कराएं। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मुझे लगता है, जैसे आगे आने वाले टाइम में ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, यहाँ पे एक लिमिटेशंस है ज़मीन की भी, तो फ्लैटेड इंडस्ट्री का कंसेप्ट इसको कॉमन करें, मतलब नॉर्मल कर दें उसको, जगह जगह बनाएं और फ्लैटेड इंडस्ट्री दें और उनको वहाँ पे अलॉट करें।
अगर अथॉरिटी को लगता है कि जगह कम है तो उनको, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट सही करें। हमारे जो बाहर से अगर हम किसी को फॉरेनर्स को बुलाते हैं और हमारे इंडस्ट्री एरिया में आने के बाद शायद दोबारा आने की हिम्मत नहीं करते। शाम को 6 बजे के बाद लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वर्कर्स 6 बजे के बाद रुकने को तैयार नहीं है। जहाँ फैक्ट्री 8 घंटे के लिए नहीं होती है, इंडस्ट्रीज 24 घंटे के लिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 24 घंटे के लिए होती हैं। रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, गश्त नहीं है पुलिस की इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर के अंदर में। रात को चोरी हो जाए तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क को चारों तरफ से बंद करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है अथॉरिटी के पास, कोई गेट्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप ठीक है, आप चार्ज लगाइए, आप मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज ले रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे भी चार्ज लीजिए, लेकिन एटलीस्ट फैसिलिटी दीजिए। हम घर जाते हैं शाम को तो हमें लगे कि हमारी फैक्ट्री सेफ है। हम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? करोड़ों रुपए लगा के हम फैक्ट्री बढ़ा के बैठे हैं और सुबह आके पता लगता है चोरी हो गई। चलिए संजीव जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि ग्रेटर नोएडा को हम देख रहे हैं कि 30 साल हो चुके हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कई जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं, वो ग्रेटर नोएडा की जगह नोएडा और गुड़गांव जैसी सिटीज़ में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। इसका मुख्य कारण क्या, आपको क्या लगता है? सर देखिए, ऑब्वियसली उसके लिए ग्रेटर नोएडा बाद में डेवलप होना शुरू हुआ है पूरी तरह से। तो पहले नोएडा डेवलप हुआ है तो नोएडा प्रेफरेंस है क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली से लगा हुआ है, गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ है, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही कहा, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा रीज़न है। शाम को आप 6 बजे के बाद यहाँ पे निकलिए, आपको नहीं पता कि आपका मोबाइल छिन जाए, आपकी गाड़ी छिन जाए। वर्कर्स 6 बजे के बाद तैयार नहीं है, तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ वाला कैसे इंडस्ट्री सेटअप करेगा यहाँ पे? और अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो कैसे आप इसको सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सड़कें आपकी ख़राब है, टूटी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको डेवलप करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे हमारे साथ संजीव कुमार जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज़ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।